सर स्टार्ट कर लें? जी बिल्कुल स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था ऑफर के हवाले से, तो वहाँ पे हमने लीगल रूल्स भी पढ़े थे रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर। तो उसी से रिलेटेड एक ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर जर्नल ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में डिफरेंस बता दें। लेकिन जर्नल ऑफर तो एक कंप्लीट ऑफर होती है ना, ऑफर की टाइप है कि आप स्पेसिफिकली किसी शख्स को देंगे तो वो स्पेशल ऑफर हो गई, स्पेसिफिक ऑफर हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं मैं मिस्टर ए को अपनी कार सेल कर रहा हूँ, मिस्टर ए को जाके आप दे रहे हैं, तो ये तो एक स्पेसिफिक ऑफर हो गई। लेकिन जर्नल ऑफर क्या होगी कि आपने एक OLX पे या parkwheels.com पे एक एड पोस्ट कर दिया या न्यूज़पेपर में दे दिया। ठीक है, तो ये एक जर्नल ऑफर हो गई कि आपने एक जर्नली ऑफर करिए कि कोई भी आगे परचेज कर ले। ठीक है, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर क्या है कि आप इनवाइट कर रहे हैं कि आप आए और मुझे ऑफर दें। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी बिडिंग की। ठीक है, कि ऑक्शन में आप क्या करते हैं, ऑक्शन में आप कोई ऑफर नहीं दे रहे, तो आप सिर्फ इनवाइट करते हैं अगले को कि वो आए और आपको बिड लगाए, और वो जो बिड लगाना है बेसिकली वो ऑफर है कि बायर आके ऑफर लगाता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद हम मजीद आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको। अच्छा, स्टैंडिंग ऑफर के अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है पिछले जो भी पढ़ा है तो वो पूछ सकते हैं ऑफर से रिलेट, सेकंड चैप्टर से ही। स्टैंडिंग ऑफर, अच्छा सर, हर इलीगल एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट है। सर इलीगल तो ब्रॉडर टर्म है जी। इलीगल एग्रीमेंट भी वाइड एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर वाइड एग्रीमेंट इलीगल हो ये भी जरूरी नहीं होता। ठीक है, इलीगल एग्रीमेंट तो होता ही वाइड है। रेवोकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑफर टेंडर बता दें, ये मैं बता रहा हूँ। Are marriage legal obligation because husband is bound legally to pay some amount to his wife? हक महर, सर हक महर भी ठीक है, हाँ एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने पे करना है। ठीक है, देखिए लैप्सेज एंड रेवोकेशन पूरा कंप्लीट तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि लैप्सेज एंड रेवोकेशन यही कि ऑफर का लैप्स हो जाना, खत्म हो जाना, और रिवोकेशन हो जाना मतलब रिवोक कर लेना। ठीक है, कि आपने ऑफर को वापस ले लिया उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडिंग ऑफर, जो हमने लास्ट क्लास यहाँ पे छोड़ी थी। देखें स्टैंडिंग ऑफर क्या होती है, या टेंडर जिसे हम कहते हैं। एक तो ऑफर होती है ना कि आपने किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, आपने ऑफर दे दी। स्टैंडिंग ऑफर इज समथिंग डिफरेंट। इसमें क्या होता है, एक बकायदा पूरा कंप्लीट एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसमें आप सर्टेन क्वांटिटी कोई भी जो है वो सप्लाई करते हैं। जैसे कि नॉर्मली आपके टेंडर्स आते रहते हैं, कैंटीन्स वगैरह के डिफरेंट टेंडर्स आते हैं मार्केट में। ठीक है, अब वो हो जाती है स्टैंडिंग ऑफर्स। ठीक है, वो किस तरह से होती है कि उसमें एक क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्संस डिसाइड हो जाते हैं, उनकी टाइमिंग डिसाइड हो जाती है, एक अमाउंट डिसाइड हो जाता है, हर चीज प्री डिसाइडेड होती है। लेकिन आपने एक साथ प्रोवाइड नहीं करनी होती, आपने मुख्तलिफ टाइमिंग में करनी होती है। जैसे कि मैंने किया लकी मोटर्स की एग्जांपल दी थी कि जब इनका टेंडर आया था तो इनका टेंडर किस तरह आया था, इन्होंने कहा था भाई हमारा ये मेन्यू होगा। ठीक है, हमारे 400 लंच में पर्सन होंगे, 15 जो है वो डिनर में होंगे। ठीक है, इनको आपने 2 टाइम खाना देना है और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और ये प्राइस होगी, सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइड हो गई थी। ये होती है स्टैंडिंग ऑफर। अब इसमें हुआ क्या, जिस शख्स को भी ये टेंडर मिला उसने इनको सप्लाई शुरू करी, लेकिन सप्लाई शुरू एक साथ 3 साल की ले जाके नहीं दे दी, डेली बेसिस पे सप्लाई हो रही थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2020 को आपको किया मोटर का एक टेंडर मिला जो कि एक स्टैंडिंग ऑफर थी। तो आपने एक्सेप्ट करी, आपने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, डेली बेसिस पे सप्लाई आप कर रहे हैं हमने।
लेकिन हुआ क्या कि आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, 1 जुलाई को आपको फील हुआ कि नहीं जी, या किया मोटर्स को फील हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी ऑफर को रिवोक करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम अपनी ऑफर को वापस लेना चाह रहे हैं, हम मजीद सप्लाई आपसे नहीं लेंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1 जुलाई को आपको नोटिस दे दिया। तो इससे पहले वाला जितना भी डेट था, जितनी भी सप्लाई आपने की थी, वो तो वापस नहीं हो सकती, लेकिन आगे फ्यूचर में आप मजीद उन्हें कोई सप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कंटिन्यूइंग ऑफर या ओपन ऑफर या स्टैंडिंग ऑफर जो उसको रिवोक कर लिया। ये तरह की कंटिन्यूइंग ऑफर के तौर पे कि एक साथ दी जाती है, लेकिन आपने टाइम टू टाइम डिलीवरी देनी होती है, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग ऑफर होती है और ये इस तरह से पास्ट के लिए रिवोक हो जाती है, फ्यूचर के लिए रिवोक नहीं होती। अच्छा जी, एक सवाल है सर, कार के पीछे लिखा है फॉर सेल 50,000 रुपीज, ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, ये ऑफर है। आप कंप्लीट ऑफर दे रहे हैं और जर्नल ऑफर है, क्योंकि कार के पीछे आपने लिख दिया है तो जर्नल पब्लिक को आप इनवाइट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, कंप्लीट ऑफर है, ठीक है जी। स्टैंडिंग ऑफर के बाद हम आगे चलते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट के अपोजिट काम होगा तो सूट भी फाइल कर सकता है ना सर? कॉन्ट्रैक्ट, देखें, कॉन्ट्रैक्ट के अपोजिट काम होगा तो बिल्कुल सूट फाइल किया जाता है, ठीक है, लेकिन हम बात अभी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं ऑफर के रिवोकेशन पे ना, कि ऑफर रिवोक हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट काम होता है तभी सूट फाइल होता है। देखिए, सूट फाइल ही तब होता है जब डिस्प्यूट अराइज होता है। अगेंस्ट काम हो, काम ना हो रहा हो, तो डिस्प्यूट जब अराइज होगा तो ही जो है वो सूट फाइल होगा। सर टेंडर्स आर इनविटेशन टू ऑफर, देखिए टेंडर्स बाद औकात इनविटेशन टू ऑफर भी होते हैं जिसमें आप बिडिंग जमा कराते हैं, बाद औकात वो कंप्लीट ऑफर बनकर भी आते हैं जिसमें आपने सिर्फ उनको श्योरिटी देनी होती है, ठीक है। जब आप आगे पेपरा रूल पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बकायदा टेंडर्स दिखा भी दूंगा, जिसमें जो इन्विटेशन टू ऑफर वाले होते हैं, जिसमें आपको बिडिंग सबमिट करानी होती है, ठीक है। फिर आगे आप आ जाएं, रेवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। देखें जी, अगर कोई कंडीशन अटैच हुई हुई थी ऑफर के साथ, ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन आपने ऑफर के साथ अटैच करी हुई थी, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो भी ऑफर रिवोक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंडीशन लगाई थी कि क्वालिटी ए की गुड्स चाहिए, आपको ए क्वालिटी की गुड्स नहीं मिल रही, तो भी कंडीशन जो है वो ऑफर जो है वो रिवोक हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हम सोशली अगर इसको देखें, आपने अपने छोटे भाई से वादा किया था कि अगर तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें लैपटॉप गिफ्ट करूंगा, ठीक है ना, वो फर्स्ट आ पाया, तो आपकी ऑफर जो लैपटॉप वाली थी वो भी ऑटोमेटिकली रिवोक हो गई, क्योंकि जो कंडीशन आपने प्रेसिडेंट अटैच की हुई थी उसके साथ, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो पूरी नहीं कर पाया। इसी तरह अगर आप कोई गुड्स पे कंडीशन लगाते हैं मार्केट में कि भाई ए क्वालिटी की गुड्स आप सप्लाई करेंगे तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, ठीक है, अगर ए क्वालिटी की गुड्स आपको चाहिए और अगर ए क्वालिटी आपको नहीं मिलती, तो भी ऑफर आपकी रिवोक हो जाती है कि जो कंडीशन आपने प्रेसिडेंट की हुई थी वो फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। और इन जनरल अगर हम देखते हैं तो नॉर्मली मैंने जाएगा था आपको एग्जांपल दिया, अगर आप अपने भाई से वादा करते हैं कि जी अगर आप फर्स्ट आए तो मैं आपको लैपटॉप दिलाऊंगा, वो फर्स्ट नहीं आ पाता, तो भी आपकी जो कंडीशन है अटैच जो आपने करी थी वो उसने पूरी नहीं करी, तो भी आपकी जो ऑफर है वो रिवोक हो जाएगी, ठीक है। एन ऑफर लैप्सेस बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये वही है कि अगर आपने किसी चीज की, फॉर एग्जांपल आपने एक ऑफर करी थी कि मैं आपको 100 बैग्स ऑफ शुगर जो है वो सेल आउट करना चाह रहा हूं, लेकिन आपकी ऑफर करने के बाद एक्सेप्टेंस से पहले पहले गवर्नमेंट का एक नोटिस आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट का नोटिस आया कि जी शुगर की प्राइवेट ट्रेड पे बैंड लग गया, कोई भी इंसान शुगर की प्राइवेटली ट्रेड नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो गया तो फिर सीधी सी बात है, आपकी ऑफर भी ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो गई, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट इलीगल हो गई, ठीक है। या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फॉर एग्जांपल आपने कार के बारे में ऐड लगाया था, ठीक है, और आपने कार के लिए एक पार्क व्हील्स पे ऐड पोस्ट किया, ऐड पोस्ट करने के बाद आपकी कार जो है वो चोरी हो गई। जब आपकी कार ही चोरी हो गई तो आपकी ऑफर भी ऑटोमेटिकली लैप्स हो गई, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, जो आपके ऑफर का सब्जेक्ट मैटर था वही डिस्ट्रॉय हो गया। देखें, ऑफर के बाद अगर कोई भी चीज सब्सिक्वेंट इलीगल हो रही है तो ऑफर लैप्स हो रही है, इस चीज पे जरा गौर करिएगा, ठीक है। ऑफर के बाद अगर कोई चीज सब्सिक्वेंट इलीगल हो रही है तो ऑफर लैप्स हो रही है, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस के बाद भी कोई चीज सब्सिक्वेंट इलीगल हो रही है तो फिर वो
लैप्स नहीं हो रही, फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, फिर वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो ऑफर या एक्सेप्टेंस लैप्स नहीं होती, फिर वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यहां पे अभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ, आपने ऑफर ही दी थी और सब्सिक्वेंटली इलीगल इवेंट हो गया, कि वो इलीगल हो गई। क्यों? प्राइवेट ट्रेड पे बैंड लग गया। या पॉलिथीन बैग्स की जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल करी थी कि आप अगर किसी पॉलिथीन बैग्स का कॉन्ट्रैक्ट आपने किया और गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि पॉलिथीन बैग्स पे बैंड है, तो ये ऑफर के बाद ही अगर ये काम हो रहा है तो आपकी ऑफर सब्सिक्वेंट इलीगलिटी की वजह से लैप्स हो गई, कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म ही नहीं हुआ। और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया होता तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट मैटर की डिस्ट्रक्शन भी इसी तरह से, कि अगर एक्सेप्टेंस से पहले पहले सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो आपकी ऑफर लैप्स हो रही है। एक्सेप्टेंस के बाद अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होता है तो वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैंडिंग ऑफर टेंडर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई सवाल है? वरना फिर मैं एक्सेप्टेंस स्टार्ट करूं, क्योंकि ऑफर से जितना कुछ पढ़ना था वो खत्म हो गया, अब सिर्फ कम्युनिकेशन रह गई है उसकी, वो हम आगे अभी देखते हैं। एक्सेप्टेंस फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी। सर लास्ट बता दें। देखिए लास्ट जो है वो यही है, एन ऑफर लैप्सेस बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। शायद आप क्लास में थे ही नहीं वाइड कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, तो आपको इसलिए ये बात समझ में नहीं आई। एन ऑफर लैप्सेस बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, ठीक है, एक चीज है वो आप ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 जनवरी को एक ऑफर करी कि मैं आपको 100 kg पॉलिथीन बैग जो है वो सेल आउट करूंगा, मिस्टर बी को आपने ऑफर करी। ठीक है, हुआ क्या कि आपने कब करी? 1 जनवरी को आपने ऑफर करी कि मैं मिस्टर बी को जो है वो 100 kg पॉलिथीन बैग जो है वो सेल आउट करके का करूंगा। ठीक है, कब करेंगे आप? 20 जन को। 10 जन को गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है कि जनाब आप पॉलिथीन बैग्स पे पाबंदी, आप इसकी मजीद ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये चीज कहलाती है सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, कि जब एक चीज फॉर्म हो रही थी तो वो लीगल थी, लेकिन कुछ अरसे बाद वो इलीगल हो गई। ठीक है, अब यहाँ दो बातें होती हैं। एक तो ये आपने ऑफर करी, आपने 1 जन को ऑफर करी, अभी अगले ने एक्सेप्ट नहीं करी और गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया, चीज इलीगल हो गई। तो यहाँ पे आपकी ऑफर सब्सिक्वेंट इलीगल हुई है और कॉन्ट्रैक्ट जो है बनेगा ही नहीं, बल्कि ऑफर लैप्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी ऑफर ही सब्सिक्वेंट इलीगल हो गई। क्लियर? दूसरी बात क्या है कि अगले ने एक्सेप्ट कर लिया। जब अगला एक्सेप्ट करता है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जब अगला एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यहाँ पे मैं इसलिए आप लोगों को इतना डिफरेंस वो कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये चीज एमसीक्यूज में पूछ ली जाए और इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, गलत भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऑफर लैप्स हो रही है सब्सिक्वेंट इलीगलिटी की वजह से। ठीक है, यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया होता तो फिर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता, फिर ऑफर लैप्स नहीं होती, एक्सेप्टेंस लैप्स नहीं होती, फिर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है जी, तो ऑफर सब्सिक्वेंटली कि जब आपने करी ऑफर उस वक्त वो चीज लीगल थी, आपकी ऑफर वैलिड ऑफर थी, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले वो चीज सब्सिक्वेंट इलीगलिटी इलीगल में कन्वर्ट हो गई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की वजह से, या जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए आपने करी थी वही डिस्ट्रॉय हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने जिस कार का एड लगाया था वो कार ही चोरी हो गई। ठीक है, जिस घर का आपने ऐड लगाया था उस घर में ही आग लग गई है। ठीक है, एक्सेप्टेंस से पहले पहले तो आपकी ऑफर का सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसी सूरत हाल में भी आपकी जो ऑफर है वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम एक्सेप्टेंस की तरफ। देखिए अब हम बात करेंगे, ऑफर पे हमने सारी बात कर ली, अब हमने देखना है एक्सेप्टेंस। ठीक है, क्योंकि जब भी ऑफर होती है तो फिर एक्सेप्टेंस होती है, उसकी लाजमी बात है कोई ना कोई शख्स उसे एक्सेप्टेंस देगा, क्योंकि ऑफर के वक्त हमने ये पढ़ा था कि कोई भी शख्स अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता, हमेशा एक से ज्यादा लोग होंगे। ठीक है, वो किसी ना किसी दूसरे को देगा, अपने आप को कोई ऑफर खुद से नहीं दे सकता। तो जब वो किसी को ऑफर देगा तो लाजमी बात है अगले को उस पर एक्सेप्टेंस देगा या रिजेक्शन देगा। ठीक है, लॉ में एक्सेप्टेंस के बारे में बताता है कि एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है जी, डेफिनेशन पे आ जाएं। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कोई भी प्रपोजल मतलब कोई भी ऑफर जब एक्सेप्ट होती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अभी भी नहीं बनता, वो पहले प्रॉमिस बनता है। ठीक है, जब कोई भी प्रपोजल या कोई भी ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो वो एक प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एंड डिफाइंस। अब एक्सेप्टेंस क्या है?
when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. देखिए जब हमने ऑफर पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था कि जब आप किसी को कुछ करने या कुछ ना करने के लिए कोई बात कहें, ठीक है, इस नजरिए के साथ कि अगला उस पर अपनी सिग्निफाइज करेगा, मुतमईन होगा, अपनी एक्सेप्टेंस देगा, तो हम कहते हैं कि ऑफर को उसने ऑफर आपने दे दी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल, जिसके लिए प्रपोजल मेड किया गया है, अगर वो उसको एंडोर्स कर दे, सिग्निफाई कर दे, तो हम कहते हैं, अपना एसेंट उस पर दे दे, तो हम कहते हैं जी उसने अपनी रजामंदी दे दी, ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। मतलब जिस शख्स के लिए ऑफर की गई, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मैं आपको 100,000 में अपनी कार सेल आउट करना चाह रहा हूं, अगर मिस्टर बी उस पर अपना एसेंट दे दें, अपनी विल दे दें कि हाँ ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, तो हम कहते हैं कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। जो प्रपोजल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को किया था वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। ये हम बात कहते हैं कि जब भी कोई शख्स किसी को ऑफर देता है, अगर वो सामने वाला शख्स उसको इंडोर्स कर दे, उस पर अपनी विल शो करा दे, तो कि हाँ एग्री हो जाए कि हाँ ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, तो हम कहते हैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, ये प्रॉमिस फॉर्म हो गया है। तो ये दर हकीकत एक्सेप्टेंस होती है। अब जिस तरह ऑफर के कुछ लीगल रूल्स होते हैं, इसी तरह एक्सेप्टेंस के भी कुछ लीगल रूल्स हैं। पहला रूल तो ये, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन देखें, अगर ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद प्रोडक्ट बैन है तो यही बात मैं डिस्कस कर आ रहा हूं, तो फिर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। व्हाट इज एसेंट देयर टू, मतलब जो आपने रजामंदी के लिए जिस नजरिए से आपने पेश किया था ना, वो उस पर शो करा दे अपनी बिल, कि वो अपना एसेंट दे दे उस पर कि हाँ ठीक है मैं एग्री हूं, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो पहला तो सबसे आसान रूल यही है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, कि सबसे पहले तो आप एक्सेप्टेंस वही शख्स देगा जिसके लिए ऑफर की गई थी, वही शख्स एक्सेप्टेंस दे सकता है जिसके लिए ऑफर की गई थी। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मैं आपकी को अपनी कार सेल करना चाह रहा हूं, ठीक है, मिस्टर सी जो थे इनकी डील से अवेयर थे कि हाँ मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 100,000 में अपनी कार सेल आउट करने की ऑफर करी है, मिस्टर सी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट से, इस ऑफर से अवेयर है, लेकिन मिस्टर सी आगे ये नहीं कह सकते कि मैं आपकी कार खरीदने के लिए एग्री हूं 100,000। क्यों? क्योंकि ये ऑफर मिस्टर सी को नहीं की गई, ये ऑफर मिस्टर बी को ही की गई। मिस्टर सी आगे ऑफर तो दे सकते हैं कि ठीक है मैं खरीदना हूं, ये ऑफर तो दे सकते हैं, लेकिन वो अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऑफर उनको दी ही नहीं गई, ये ऑफर मिस्टर बी को दी गई थी। तो एक्सेप्टेंस के लिए सबसे जरूरी यही है कि वो वही शख्स दे सकता है जिसको वो ऑफर की गई थी, ठीक है। अगर ए ने बी को ऑफर की थी तो बी ही एक्सेप्टेंस देंगे, बी के अलावा कोई तीसरा बंदा आके एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, जिसको की गई है वही एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं, अगर जर्नल ऑफर हो, जर्नल ऑफर है, जनरल पब्लिक को की गई है, तो जर्नल एक्सेप्टेंस आ जाएगी, कोई भी एक्सेप्टेंस दे सकता है, क्योंकि वो एक से ज्यादा लोगों को की गई है ना, स्पेसिफिक को नहीं की गई। तो जिसको की गई है, आपने जनरल पब्लिक को करी है, जनरल पब्लिक एक्सेप्टेंस दे देगी। आपने कहा मैं सिर्फ आईसीएमपी के स्टूडेंट्स को अपनी कार सेल आउट करना चाह रहा हूँ, आईसीएमपी का स्टूडेंट दे सकता है, आपकी गली से कोई नहीं दे सकता आपको ऑफर एक्सेप्टेंस, ठीक है जी। तो जो जनरल पब्लिक को आपने दी है तो जनरल पब्लिक एक्सेप्टेंस देगी, लेकिन याद रखें कि एक्सेप्टेंस वही देगा जिसको ऑफर की गई है। आप जिसको ऑफर कर रहे हैं वही एक्सेप्टेंस देगा, कोई भी ऐसा शख्स एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता जिसके लिए ऑफर थी ही नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। देखिए एक्सेप्टेंस के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, जिस तरह की दी गई है आप वैसे ही एक्सेप्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी कार का एक ऐड लगाया पाक व्हील्स के ऊपर, आपने कहा मैं 10 लाख रुपए में अपनी कार सेल कर रहा हूं कैश में, कैश ही हुए ना उसके महीने में, तो ये आपने ऑफर करी है। अगर अगला एक्सेप्टेंस दे रहा है और वो एक्सेप्टेंस में आगे कह रहा है 5 लाख अभी ले लो, 5 लाख 3 महीने बाद ले लो, तो दर हकीकत वो एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहा है जो कि काबिल कबूल नहीं है।
क्वालिफाइड का मतलब जो आपकी ऑफर थी उसमें आपने कुछ रद्दो बदल करके एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, या आपने अगेन से काउंटर ऑफर दे दी। या आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, या आप एक काउंटर ऑफर दे रहे हैं। एक शख्स कह रहा है एक चीज 1000 की, आप बोले नहीं मैं 900 रुपए में खरीदना चाह रहा हूँ, या आप एक्सेप्ट मैं 900 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ, या आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, ये दर हकीकत आप काउंटर ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, कि जिस तरह से की गई है उसी तरह से आपने एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, उसमें कोई भी हल्का सा भी रद्दो बदल अगर आप करते हैं तो फिर वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं रहती। ठीक है, एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी होता है कि जिस तरह की ऑफर की गई है उसी तरह से एक्सेप्टेंस होगी। जो कहा गया है 4 लाख कैश कहा गया है, 4 लाख आप कैश देंगे, 100 रुपए भी आप उसमें क्रेडिट नहीं कर सकते। अगर आप उधार पे जाएंगे तो सीधी सी बात है आपने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिए, और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी आप एक्सेप्टेंस देंगे आपकी एक्सेप्टेंस जो है हमेशा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, कि जैसे ऑफर की गई थी बिल्कुल एज इट इज आपने वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसमें हल्का सा भी आपने कोई रद्दोबदल या कोई चेंज नहीं किया। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास acceptance must be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribe the manner in which it is to be accepted। लेकिन ये एक्सेप्टेंस जो है वो हमेशा एक रीजनेबल मैनर में आपने देनी है। ठीक है, हमेशा रीजनेबल या यूजुअल मैनर हो। हाँ, अगर कोई मैनर प्रिस्क्राइब्ड हुआ होता, जैसे कि हमने ऑफर के वक्त पढ़ा था कि आप ऑफर में कोई भी मैनर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू ही एक्सेप्ट करूंगा, व्हाट्सएप मैसेज या बाकी चीजों को मैं एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा। ये क्या करा, आपने मोड को प्रिस्क्राइब किया है। जब आप मोड को प्रिस्क्राइब करेंगे तो जरूरी है ऑफरी के लिए कि वो एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में ही देगा। ठीक है, वो एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में ही देगा। लेकिन अगर वो प्रिस्क्राइब मोड आपने नहीं बताया था, आपने प्रिस्क्राइब नहीं करा था कोई मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, तो रीजनेबल मैनर में देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफिस था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने ऑफिस में कोई ऐड लगाया कि ऑफिस का कोई एसेट्स आप सेल आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ऑफिस के आपने कोई मैनर नहीं बताया, ऑफिस की कार थी आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, आपने कोई मैनर नहीं बताया। ठीक है, कि किस मोड में आप एक्सेप्ट करेंगे उसे, तो रीजनेबल मैनर की तरफ जाना है, यूजुअल मैनर की तरफ जाना है। अब कोई शख्स अगर संडे के दिन ऑफिस आके आपको एक्सेप्टेंस दे कि भाई मैं तो कार खरीदना चाहता हूं, अब वो संडे के दिन आया, ऑफिस तो बंद था, ऑफिस बंद था और वो आपको आके कहे कि जनाब मैंने तो एक्सेप्टेंस दी थी लेकिन आपने तो उसको एग्री नहीं किया, तो भाई आपने जो एक्सेप्टेंस दी थी वो रीजनेबल या यूजुअल मैनर में नहीं थी। आप संडे के दिन आ रहे हैं, संडे को तो ऑफिस बंद होते हैं। अगर आपने आना था बिजनेस आवर्स में आते, बिजनेस डेज में आते, वर्किंग आवर्स या वर्किंग डेज में आते ना, आप उस वक्त आ रहे हैं जब चीजें ही बंद है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये चीज जो है काबिल कबूल नहीं होती। जब भी आपने एक्सेप्टेंस देनी होती है वो हमेशा एक रीजनेबल या यूजुअल मैनर में देनी है। जैसे कि आप कोई चीज अगर OLX पे ऐड आता है, आप क्या करेंगे, उसको एक्सेप्टेंस कैसे देंगे, आप कॉल करेंगे, ओरली वहां पे डन करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, आप अपनी एक्सेप्टेंस को फोन कॉल पे देंगे। आप फोन कॉल करेंगे, आप अपॉइंटमेंट लेंगे, आप देखने जाएंगे, वहीं पे विजिट करेंगे, वहीं पे एक्सेप्टेंस होगी, ये यूजुअल मैनर। ठीक है, आप फोन कॉल करें, फोन कॉल के बाद आप जा ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे, तो ये एक यूजुअल मैनर है ही नहीं कि आपने एक्सेप्टेंस दी ही नहीं है उसे। ठीक है, और अगर मोड प्रेस्क्राइब हुआ है तो आप प्रेस्क्राइब मोड के तहत देंगे। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस भी एक तो आपकी हो जाती है नॉर्मल एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस जो कि आप बोलते हैं, एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होती है। जब इम्प्लाइड ऑफर होती है तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी होती है। जैसे कि मैंने आपको होटल की एग्जांपल दी थी, वो सॉरी बस स्टैंड की एग्जांपल दी थी, बस आके रुकती है, वो एक इम्प्लाइड ऑफर होती है कि वो आके रुके, उन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहा, आप खुद ही आपका उसमें अपने एक्ट से
बैठ जाना, जो आप बैठे हैं, आपने एक्ट परफॉर्म किया है, वो आपकी इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई, क्योंकि ना उसने एक्सप्रेस ऑफर करी ना आपने एक्सप्रेस करी एक्सेप्टेंस कि हाँ ठीक है मैं चल रहा हूं, ठीक है, नहीं, आपने क्या करा, आपने बकायदा इंप्लाइड एक्सेप्टेंस करी कि आपने एक एक्ट किया, ठीक है, जिसकी वजह से इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई है आपकी तरफ से, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस में याद रखें कि एक्सेप्टेंस जो है वो हमेशा किसी यूजुअल या रीजनेबल मैनर में देनी है। हाँ, अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड हुआ हुआ था तो प्रिस्क्राइब मोड में देनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया हुआ था फोन कॉल से एक्सेप्टेंस लूंगा, ईमेल के थ्रू लूंगा, जैसे भी लूंगा, एक बात बताई भी थी तो आपने उसके तहत लेनी है, लेकिन अगर नहीं बताई तो यूजुअल या रीजनेबल मैनर में एक्सेप्टेंस लेनी। सर एक सवाल आया हुआ, ये एमसी कुच्चल का 8 एडिशन है, लेकिन एमसी कुच्चल में आप टेंशन नहीं लें, सारे एडिशन में एक ही बात लिखी हुई है, ठीक है जनाब, एक ही बात लिखी हुई है, उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। अब देखें, एक काम की बात है, मेंटल एक्सेप्टेंस इनफेक्चुअल, एक तो होती है ना इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, वो देना एक अलग चीज है कि आपने अपने एक्ट से शो कराया, ठीक है, कि मैं एक्सेप्टेंस दूंगा। मेंटल एक्सेप्टेंस क्या है कि आपने सिर्फ दिमाग में सोच लिया कि हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दी, लेटर के थ्रू लिखा कि मैं आपको अपनी कार सेल आउट करना चाह रहा हूं 10 लाख में, ठीक है। मिस्टर बी ने कहा ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं जो एक्सेप्टेंस लूंगा वो लेटर के थ्रू लूंगा, क्योंकि मैंने लेटर के थ्रू ऑफर भी करी थी आपको, तो मैं लेटर के थ्रू लूंगा। मिस्टर बी ने कहा ठीक। मिस्टर बी ने दिमाग बना लिया कि हाँ यार मैंने कार खरीदनी है, मैंने कार खरीदनी है, लेटर भी लिखा, लेटर ड्रॉर में रखा रहा, और उन्होंने मिस्टर ए को पोस्ट वगैरह नहीं किया। तो ये दर हकीकत उनकी मेंटल एक्सेप्टेंस है, जो कि इनफैक्चुअल है, बेकार है, किसी काम की नहीं है। अगर सिर्फ दिमाग में आप सोच रहे हैं कि आप एक्सेप्ट करते हैं चीज या कोई भी ऑफर, तो ये गलत बात है, बिल्कुल इनवैलिड एक्सेप्टेंस है, काबिल कबूल नहीं होती, ठीक है। आप किसी से बात कर रहे थे, आप फोन पे एक्सेप्टेंस दे रहे थे, फोन बीच में अचानक से डेड हो गया, उसको आवाज ही नहीं गई, ठीक है। जब उसको आवाज ही नहीं गई, डेड हो गया, तो बात खत्म हो गई, एक्सेप्टेंस हुई नहीं। आपने भले दिमाग में सोचा था, आपने भले दिमाग में सोचा था, क्यों? क्योंकि देखें ये चीज भी किस पे, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स पे, कि दोनों को सेम थिंग सेम सेंस में करनी है। आपने दिमाग में सोच लिया कि मैं अगले की चीज खरीदना चाह रहा हूं, लेकिन आपने उसको कम्युनिकेट नहीं करा। जब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ अपने दिमाग में सोचे रखेंगे, तो ये एक इनफैक्चुअल बात है, काबिल कबूल नहीं होती। एक्सेप्टेंस को प्रॉपरली कम्युनिकेट होना है। जब तक वो उसकी ऑफर देने वाले की, ऑफर की नॉलेज में नहीं आती, वो एक्सेप्टेंस नहीं होती। सिर्फ मेंटली सोच लेना, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना एक्सेप्टेंस के लिए, ये लॉ ने अलाउ नहीं किया हुआ। अगर आपने मेंटली किसी को प्रिपेयर किया है, अपना दिमाग बनाया है, तो आप उसको कम्युनिकेट करें। जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होगी ऑफर को, तब तक वो एक्सेप्टेंस काबिल कबूल नहीं होती। वो एक्सेप्टेंस को लॉ कंसीडर नहीं करता कि सिर्फ दिमाग में सोच लिया कि जी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है हमने तो एक्सेप्टेंस हो गई, नहीं। आपने लेटर लिखा, ड्रॉर में रखा, लेटर पोस्ट नहीं कर पाए, एक्सेप्टेंस नहीं। आप फोन पे बात कर रहे थे, फोन डेड था, डेड हो गया, उसको आवाज नहीं गई, एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि ये भी थ्योरी क्या ही है, आइडेंटिटी ऑफ माइंड। आपकी आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं हो रही ना, अगले को पता ही नहीं, आप सिर्फ अपने दिमाग में सोच के बैठे हुए कि जनाब मैं अगले की चीज परचेस करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। उसको तो पता ही नहीं है, तो आप दोनों की आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं हुआ। जब आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस हुई नहीं। तो मेंटल एक्सेप्टेंस इज इनफैक्चुअल, फजूल है। सिर्फ दिमाग में सोच लेना फजूल है। जरूरी है कि आप या तो कोई कंडक्ट करें या कोई उसको एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस नहीं तो आप कोई कंडक्ट करें, कोई ऐसा एक्ट करें जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस होगी, अदरवाइज एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अच्छा जी सर, ये एक बार फिर बता दें मेंटल एक्सेप्टेंस शुरू से। देखें, एक ऑफर आई आपके पास, ठीक है। मिस्टर ए ने आपको एक लेटर लिखा कि मैं आपको अपनी कार सेल आउट कर रहा हूं 1 मिलियन में, ठीक है, एक लेटर लिख दिया उन्होंने। अच्छा, उसमें प्रेस्क्राइब मोड था कि वो लेटर के जरिए ही आपसे एक्सेप्टेंस काबिल कबूल करेंगे। आपने कहा ठीक है यार खरीद लेता हूं। आपने भी एक लेटर टाइप किया, अपने एम्प्लॉय को दिया, अपने सबऑर्डिनेट को दिया। सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर जो ऑफिस में होते हैं, जिनकी रिपोर्टिंग आपको होती है, ठीक है।
आपने दिया, आपने कहा यार ये लेटर पोस्ट कर देना, उसने पोस्ट नहीं करा, तो मिस्टर ए ने अपनी कार मिस्टर सी को सेल आउट कर दी, तो कल को आप जाके क्लेम नहीं कर सकते कि जनाब मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। क्यों? क्योंकि ये बात कम्युनिकेट नहीं हुई, मिस्टर ए की नॉलेज में नहीं गई। ठीक है, सिर्फ आपने दिमाग में सोच लिया, आपने अपने एम्प्लॉय को लेटर दे दिया, आपस की बात है, ए तक कम्युनिकेट नहीं हुई, तो मेंटल एक्सेप्टेंस इनफैक्चुअल है। आप कॉल कर रहे थे ए को, ए ने कॉल आपकी, बात करते करते लाइन ड्रॉप हो गई, कुछ भी हो गया, मतलब उनकी नॉलेज में जब तक एक्सेप्टेंस नहीं जाएगी, एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जरूरी है कि अगले की नॉलेज में एक्सेप्टेंस जाए, आइडेंटिटी ऑफ माइंड हो कि जो आप सोच रहे थे वही अगला सोचे। क्योंकि देखें यहां आपने मेंटली सोच लिया कि हाँ यार मैं कार खरीदने के तैयार हूं, आपने लेटर लिखा और उनको दे दिया कुरियर करो, वो करना भूल गए। ठीक है, लेकिन वहां पे ए ने क्या सोच रहे हैं, ए तो सोच रहे हैं कि वो कार खरीदने के लिए तैयार नहीं, उन्होंने सी को सेल कर दी। ठीक है, तो मेंटल एक्सेप्टेंस क्या है आपकी, इनफैक्चुअल हो गई है। ठीक है, क्लियर है कि मेंटल एक्सेप्टेंस काबिल कबूल नहीं है, आप मेंटल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं किया था, लॉ उसको कंसीडर नहीं करता एक वैलिड एक्सेप्टेंस में। या तो आप कोई भी कंडक्ट करें या कोई भी आप एक्सप्रेसली बताएं कि हाँ जी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। आपने लेटर देके पोस्ट कर दिया, उसको नहीं मिला तो भी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, उस तक कम्युनिकेट होना जरूरी है। ठीक है जी, आपने लेटर पोस्ट किया है, वही फोन कॉल वाली बात हो गई ना, आप फोन कर रहे हैं, अगले को आवाज नहीं जा रही, जब आवाज नहीं जा रही तो एक्सेप्टेंस हो ही नहीं रही। तो लेटर का भी सेम है कि आपने लेटर लिखा, अगले को लेटर रिसीव नहीं हुआ, तो जब लेटर रिसीव नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। देखें ये पॉइंट देखें, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस हमेशा उससे ही कम्युनिकेट होनी चाहिए जो कि जिसको ऑफर की गई थी या उसके किसी ऑथराइज्ड एजेंट से होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली अगर हम जर्नल देखें, आप कंपनी में जाते हैं, कंपनी में अगर आपकी जॉब हो रही होती है, आपको कम्युनिकेट करने के लिए ऑथराइज बंदा कौन होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है। एचआर डिपार्टमेंट के अलावा कोई भी ऑथराइज नहीं होता कि वो आपको कम्युनिकेट करे कि आपकी जॉब डन हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंपनी में अप्लाई करा था, आपका इंटरव्यू वगैरह हुआ, सब कुछ हो गया, ठीक है, हर चीज हो गई, आप सिलेक्ट भी हो गए, आप सिलेक्ट हुए, ठीक है, उनकी मैनेजमेंट के अंदर आपको सिलेक्ट कर लिया गया। अच्छा, उस कंपनी में आपका दोस्त भी जॉब करता था, उसी के थ्रू आपने अप्लाई वगैरह जो भी था सारी चीजें करेंगी। एक मिनट, एक क्वेश्चन देख लूं मैं। सर अगर उसे लेटर मिल जाए लेकिन वो लेटर मिलने के बावजूद जवाब भी दे तो, मतलब मेरी ऑफर पर कोई रिएक्ट ना करे। सर आप ऑफर का लेटर नहीं दे रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस का लेटर दे रहे हैं। ठीक है, ऑफर तो आपको आई थी, एक्सेप्टेंस का लेटर आप भेज रहे हैं। अगर ऑफर का लेटर भी अगले तक नहीं मिला तो ऑफर भी नहीं हुई, फिर आपकी ऑफर भी नहीं होगी। जरूरी है ऑफर भी कम्युनिकेट होनी चाहिए प्रॉपर ऑफरी तक। ये भी हमने पढ़ा था वैलिड रूल्स में कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ठीक है जी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो हम अपनी एग्जांपल पे आते हैं कि आपने अपने एक दोस्त के थ्रू एक कंपनी में अप्लाई किया, आपके दोस्त वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, बहरहाल उन्होंने आपकी सीवी वगैरह लगाई, सारी चीजें हुई और आपको वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी ने सिलेक्ट भी कर लिया कि ठीक है आप फाइनेंस मैनेजर के तौर पे हमारे पास काम कर लेंगे, ये आपको सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन ये सारी बातें कंपनी के अंदर हुई, आप तक कम्युनिकेट एचआर डिपार्टमेंट ने नहीं करा। ठीक है, सारी बातें अंदर हुई, आप तक एचआर डिपार्टमेंट ने कम्युनिकेट नहीं करा। अब हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसे कि उसके बाद आपके दोस्त ने आके अपने तौर पे आपको बता दिया कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, अचानक से वो वैकेंसी फ्रीज हो गई और कंपनी ने डिसाइड करा कि हम इस जगह अभी किसी को फिलहाल अपॉइंट नहीं कर सकते। अब आप जाके कंपनी पे क्लेम नहीं कर सकते कि आपने तो एक्सेप्ट कर लिया था और मुझे जॉब दें, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। या तो ऑफरी खुद कम्युनिकेट करता या उसका ऑथराइज्ड एजेंट। ऑथराइज्ड एजेंट कौन था? वहां एचआर डिपार्टमेंट था। अगर आपको एचआर डिपार्टमेंट से आया होता कि ठीक है आप सिलेक्ट हो गए और उसके बाद वो पीछे हट रहे होते तो प्रॉब्लम की बात थी,
आप उसको क्लेम कर सकते थे, लेकिन आपको ऑथराइज एजेंट ने नहीं बताया, आपको इंटरनली अपने एक फ्रेंड ने बताया जो कि ऑथराइज्ड ही नहीं था कि वो कंपनी की इंफॉर्मेशन इस तरह की बाहर दे। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट ऑथराइज था कि वो दे सकता था, और उसने नहीं दिया आपको। तो यहाँ पे कंपनी सेफ है और आप क्लेम नहीं कर सकते। तो जिसको भी जो भी एक्सेप्टेंस देगा, जरूरी है कि वो खुद कम्युनिकेट करेगा या उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट कम्युनिकेट करेगा। ठीक है जी, क्लियर? Acceptance must be given within a reasonable time and before the offer lapses or is revoked। देखिए हमने एक बात करी थी कि ऑफर में आप कोई टाइम भी दे सकते हैं कि रीजन इतने टाइम के लिए ऑफर वैलिड है, अटैच कर सकते हैं। दूसरा ये है कि रीजनेबल टाइम, अगर किसी शख्स ने आपको अपना घर सेल करने की ऑफर की थी 2 साल पहले और आप जाके उसको अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये एक रीजनेबल टाइम पास हो चुका है। ठीक है। अच्छा, रीजनेबल टाइम क्या होता है? केस टू केस वेरी करता रहता है, केस टू केस वेरी करता रहता है। ठीक है। या अगर किसी ने खुद लिख के दे दिया था कि ये ऑफर 3 दिन के लिए वैलिड है, 4 दिन के लिए वैलिड है, तो ये तो रीजन उसने टाइम अटैच कर दिया। जब टाइम अटैच कर दिया तो ये ऑफर ऑटोमेटिकली उससे एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो जाएगी। तो आपने उससे पहले पहले अपनी एक्सेप्टेंस देनी होती है। जैसे कि नॉर्मल आप अगर शॉपिंग पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बातों का ऐसा होता है, मोबाइल शॉप वाले कह रहे होते हैं कि भाई ये ऑफर जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये इस काउंटर तक है, ये काउंटर आप छोड़ के मार्केट देखने गए तो फिर ये ऑफर नहीं है। तो ये क्या है, उसने एक टाइम अटैच कर दिया कि काउंटर पे खड़े रहने का। तो आपने जो अपनी एक्सेप्टेंस देनी है वो काउंटर छोड़ने से पहले पहले देनी है। ठीक है। लेकिन अब सीन क्या है, उसने कोई टाइम अटैच नहीं करा। आप 1 महीने बाद मार्केट में जा रहे हैं और फिर उससे बोल रहे हैं कि यार वो जो तुमने उस वक्त मेरा मोबाइल खरीदने के लिए मुझे ऑफर दी थी ना, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ये बात आपको पता है, टेक्नोलॉजी मार्केट है, तेजी से फ्लक्चुएट करती है, नए नए मोबाइल लॉन्च होते रहते हैं, तो प्राइसेस गिरती रहती हैं। ठीक है। तो ये आपने क्या करा, एक रीजनेबल टाइम गुजार के जा रहे हैं, रीजनेबल टाइम के बाद एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। ठीक है। या तो जो टाइम अटैच हुआ हुआ है उस टाइम के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस देनी होती है, या रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस देनी होती है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस आप फिर नहीं दे सकते। ठीक है। तो इस बात का भी हमने एक्सेप्टेंस में ख्याल करना होता है। अच्छा, फिर आपके पास अगली हेडिंग है, एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड द ऑफर। कि एक्सेप्टेंस जो है वो लाजमी ऑफर के बाद होनी चाहिए। कॉमन सेंस की भी बात है, और यही होता है कि जब आप ऑफर देंगे तो उसके बाद ही कोई शख्स उसको एक्सेप्ट करेगा, या आपको दी जा रही होगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे। कभी भी दोबारा आप ऑफर से पहले पहले अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। किसी के पास जाए बोले जी मैं आपका घर खरीदने के लिए तैयार हूँ, वो बोलेगा भाई क्यों तैयार हो, मैं तो बेच ही नहीं रहा, जबरदस्ती तुम खरीदने के लिए तैयार हो रहे हो। ठीक है। आप ऑफर तो दे सकते हैं लेकिन आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। वो बोलेगा मैं तो भी, मैंने आपको ऑफर कब करी है जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद होगी, पहले हमेशा ऑफर होती है, उसके बाद हमेशा एक्सेप्टेंस होती है। रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली इफ रिन्यूड। एक दफा कोई भी ऑफर आपने रिजेक्ट कर दी तो आप तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो ऑफर को रिन्यू ना किया जाए। ठीक है। ये जरूरी है कि अगर कोई ऑफर आपने रिजेक्ट कर दी है तो जब तक अब वो रिन्यू नहीं होगी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर किसी ने आपको 10 लाख में 1 करोड़ में अपना घर बेच रहा था और आपने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं खरीद रहे, अब रिजेक्ट हो गया, अब आप उसके पास जा रहे हैं और वो अगर एग्री नहीं हो रहा, आप बोले मैं 1 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हूं, तो वो ऑफर अब आप नहीं कर सकते। अब वो दोबारा से रिन्यू ऑफर करेगा, उसी ऑफर को रिन्यू करेगा और उसके बाद आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब दो सूरत है, या तो वो दोबारा से ऑफर कर देगा चलो ठीक है मैं 1 करोड़ में बेच रहा हूँ, खरीद लो। ठीक है। दूसरा क्या है, वो आपको नहीं, दूसरी नई ऑफर कर देगा, कहेगा कि नहीं 1 करोड़ 20 लाख में बेचूंगा क्योंकि प्राइसेस हाई हो गई। ठीक है। तो एक दफा कोई भी ऑफर अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद फिर वो ऑफर एक्सेप्ट उसी सूरत में होगी लॉ की नजर में जब वो रिन्यू की गई। अगर वो रिन्यू नहीं की गई तो लॉ उसको एक्सेप्टेंस अलाउ नहीं करता। ठीक है। तो कोई भी ऑफर अगर वो रिन्यू होगी, रिजेक्टेड ऑफर जो एक बार रिजेक्ट की जा चुकी है, वो सिर्फ उसी वक्त एक्सेप्ट होगी अगर वो रिन्यू हो जाए। अगर वो रिन्यू नहीं होती वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है जनाब। यहां तक किसी को कुछ पूछना है एक्सेप्टेंस में, क्योंकि फिर अगला टॉपिक है हमारे पास, क्योंकि कि हम इसकी कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे। लीगल रूल्स आपने पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से होते हैं।
अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें, वैसे तो आसान सा एरिया था, वरना फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 बता दीजिएगा सर। पॉइंट नंबर 2 का नाम तो बताएं पहले, पॉइंट नंबर 2 क्या मतलब है, नाम बताएं आप, हेडिंग कौन सी है। इसमें तो बहुत सारे पॉइंट डिस्कस हुए थे, आप नाम बताएं, मैं उसको हेडिंग बता देता, बता दें मुझे, मैं आपको बता दूं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। देखिए एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड के मायने ये होते हैं कि जिस तरह की एक ऑफर की गई है उसको एज इट इज सेम मैनर में आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, जो बात कही गई है, अगर कैश ऑफर की गई है तो आपने कैश में ही एक्सेप्टेंस की पेमेंट करनी है। अगर आप बोल रहे नहीं जी मुझे क्रेडिट भी चाहिए, तो दर हकीकत जो कंडीशन जो ऑफर की गई है आप उसमें रद्दो बदल कर रहे हैं, आप उसमें चेंज ला रहे हैं। जब आप उसमें चेंज लाते हैं तो इसका मतलब है ऑफर जो है वो अनक्वालिफाइड कर सॉरी क्वालिफाइड कर दिया आपने। ठीक है, आप जिस तरह की ऑफर की गई है आप उसको उसी तरह एक्सेप्टेंस करें। हल्का सा भी टर्म्स में डेविएट करेंगे आप तो इसका ऑफर मतलब है कि आपने एक्सेप्टेंस को इनवैलिड कर दिया, आपने उसको क्वालिफाइड कर दिया। जब भी टर्म्स में डेविएशन लाएंगे, हल्का सा भी भले हो, ठीक है, वो कैश बोल रहा है आप चेक दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज आप करेंगे तो इसका मतलब है आपने एक्सेप्टेंस को क्वालिफाई कर दिया है, आपने एक्सेप्टेंस के टर्म्स में डेविएशन लिया है। तो जब भी हल्का सा भी डेविएशन टर्म्स में लाएंगे तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड हो जाएगी, और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एक इनवैलिड एक्सेप्टेंस होती है। तो ये जरूरी है कि एक्सेप्टेंस एक अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट होनी चाहिए कि जैसी की गई थी ऑफर वैसे ही सेम चीज उठा के आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन पे। एक और क्वेश्चन है, अनक्वालिफाइड की समझ नहीं आई सर जी। देखिए अनक्वालिफाइड कहना क्या मतलब होता है, क्वालिफाइड क्या होती है, कोई भी चीज जब आप उसमें स्लाइटली चेंज ले आए ना। एक ऑफर मैंने आपको दी कि जी मैं कैश की सूरत में चीज सेल करना चाह रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको ऑफर दी कि मैं आपको कैश की सूरत में चीज सेल आउट करना चाह रहा हूं, आप मुझे चेक दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आप क्वालिफाइड दे रहे हैं। क्वालिफाइड होता है जब भी हम किसी टर्म्स में चेंज कर दें ना, तो वो क्वालिफाइड होता है। अगर आप किसी टर्म्स में चेंज नहीं करेंगे ऑफर की, सेम एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका मतलब अनक्वालिफाइड होता है। ठीक है, क्वालिफाई करना मतलब आपने किसी स्लाइट सा डेविएशन कर दिया टर्म्स एंड कंडीशन में। अगर आपने उसमें डेविएशन करा तो वो क्वालिफाइड कहलाती है। अगर आपने उसमें डेविएशन नहीं कर रहे, सेम एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफर, तो वो अनक्वालिफाइड कहलाती है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, कि आपकी ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन की जो कम्युनिकेशन है वो कैसे करनी है। क्योंकि देखें सबसे पहले तो आपने ऑफर करी थी, फिर हमने एक्सेप्टेंस के भी लीगल रूल्स पढ़ लिए कि एक्सेप्टेंस कैसे होती है। अब रेवोकेशन दर हकीकत क्या चीज होती है, रेवोकेशन होती है कि चीज को वापस भी तो लिया जा सकता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस भी वापस ली जा सकती है, ठीक है, आपकी ऑफर भी वापस ली जा सकती है, ठीक है, दोनों चीजें। तो इनको रिवोक करने की भी कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि हर चीज का कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। जब तक अभी आपने देखा कि एक्सेप्टेंस अगर आपने मेंटली सोच ली, दिमाग में सोची भी, अगले को आपने कम्युनिकेट नहीं करी, ऑफर देने वाले को, ऑफर को, तो वो एक्सेप्टेंस को लॉ कहता है इनवैलिड है, इनफैक्चुअल है, बेकार है, फजूल है। ठीक है, तो इसकी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अब जब कम्युनिकेशन होती है तो कम्युनिकेशन की टाइमिंग भी होती है, क्योंकि लाजमी बात है आपने ऑफर कम्युनिकेट भी करनी है, फिर ऑफर कभी कभी हम वापस भी ले लेते हैं, तो रेवोकेशन की भी कम्युनिकेशन देखनी पड़ेगी कि भाई वो कब पूरी होती है, और ऑफर की भी कम्युनिकेशन देखनी पड़ती है कि कब पूरी होती है। इसी तरह एक्सेप्टेंस भी है, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच में ऑफर रिवोक होती है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हमने देखनी है, और ये थोड़ा सा एक ट्रिकी भी और मुश्किल टॉपिक भी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखें सबसे पहले तो आ जाए कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर पे।
अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखें, क्योंकि ये लॉ बहुत पहले लिखा गया है, ठीक है, तो इस वजह से उस दौर में लेटर ज्यादा चलते थे, ईमेल फोन कॉल्स ये इतनी कॉमन नहीं थी, इसी वजह से ये इतनी ज्यादा परेशानी है। ठीक है, अब तो विद इन अ सेकंड आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है, आपने यहाँ से ईमेल पे सेंड करा, वहां पे रिसीव हो गई, ठीक है, तो विद इन अ सेकंड आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है। उस दौर में टाइम लगता था, तो क्योंकि टाइम लगता था इसी वजह से ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लेकिन आज जब मैं इसको प्रैक्टिकल उसमें देखता हूँ तो ये इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है कि ऐसी चीज हो आज के दौर में, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो एक पुराना दौर था, उस वक्त लेटर्स वगैरह लिखे जाते थे तो कम्युनिकेशन टाइम लेती थी, लेटर निकलता था, फिर पहुंचने में भी टाइम लेता था, फिर उसकी जो ट्रांजिट टाइम होता था वो भी आज के टाइम से ज्यादा होता था। आज तो बहुत जल्दी टीसीएस या डीएचएल वगैरह पहुंचा देते हैं, उस वक्त तो बहुत टाइम लगता था, ठीक है, तो इस वजह से ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा डेट्स वगैरह को। देखिए, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर है। द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगी? जब जिस शख्स के लिए की गई है उसकी नॉलेज में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी को ऑफर दे रहे हैं और बी की नॉलेज में आ गया कि ए मुझे ऑफर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑफर की कम्युनिकेशन दोनों पार्ट पे कंप्लीट है, ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। जिसके लिए ऑफर की गई उसको पता चल गया, उसके दिमाग में बात आ गई, उसकी नॉलेज में आ गई, इसका मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गई। 1 जनवरी को आपने मिस्टर ए को बी को लेटर लिखा शुगर सेल करने का, 2 जनवरी को बी को रिसीव हो गया, 2 जनवरी को आपकी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गई, क्योंकि उनकी नॉलेज में बात आ गई, ठीक है, तो जब किसी की नॉलेज में बात आ जाए ऑफर के हिसाब से, तो वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गई। ये तो था आसान। एक्सेप्टेंस में मसला है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हैज टू एस्पेक्ट्स, ठीक है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। देखिए, एक्सेप्टेंस में अब क्या है, दूसरी पार्टी आ चुकी है मैदान में जिसको ऑफर की थी, अब एक्सेप्टेंस तो वो देगा, ऑफरी। जब ऑफरी एक्सेप्टेंस देगा तो अब दो बातें आती हैं, वो दोनों के हिसाब से देखनी पड़ेगी। एक तो जो ऑफर कर रहा है, जिसने ऑफर की थी ना आपको, उसके लिए एक्सेप्टेंस की टाइमिंग क्या होगी। दूसरा, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है, एक्सेप्टर है आपका, जो ऑफरी था, उसके हिसाब से एक्सेप्टेंस की टाइमिंग क्या होगी। क्योंकि देखिए ना, अगर आप एक लेटर लिखते हैं और उसको पहुंचने में 2 दिन लगते हैं, तो हमें टाइमिंग का डिफरेंस देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस के वक्त दोनों पार्टी ने, अब उस जिसने लेटर लिखा है उसके लिए एक्सेप्टेंस की टाइमिंग क्या है, जिसने जनाब लेटर रिसीव हुआ है उसके लिए एक्सेप्टेंस की टाइमिंग क्या है, ठीक है, तो ये चीज देखनी है। तो द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हैज टू एस्पेक्ट्स, एज अगेंस्ट द प्रोपोजर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, कि दो एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, कि प्रोपोजर के एतबार से, ऑफर के एतबार से, और दूसरा ऑफरी के एतबार से या एक्सेप्टर के एतबार से। एक मिनट सर, ये वापस समझा दें। देखिए, कम्युनिकेशन मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। हर चीज की कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी है, ठीक है, जब भी आप एक्सेप्टेंस देंगे, जब भी आप ऑफर करेंगे या कोई भी चीज रिवोक करेंगे दोनों में से, तो इसकी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक चीज कम्युनिकेट नहीं होगी तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फॉर्म होना दूर की बात है। क्योंकि एक चीज आपने सिर्फ दिमाग में सोची हुई कि मैं अगले को कार सेल करूंगा, आप उसको बता ही नहीं रहे, अब उसको वही तो आएगी नहीं बैठे बैठे कि यार वो साहब मुझे कार सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप जब तक इजहार नहीं करेंगे तब तक अगले को चीज का पता नहीं चलता। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी बहुत जरूरी चीज है, या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर भी बहुत जरूरी चीज है, कि इसकी कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में हमने पढ़ा, हमने बोला कि भाई जब भी आप जिसको ऑफर कर रहे हैं उसकी नॉलेज में बात आ जाएगी, तो हम कहते हैं कि हमारी ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफर करी कि मैं आपको अपनी कार सेल करना चाह रहा हूँ, एक लेटर लिखा 10 जनवरी को, 11 जनवरी को बी को मिला, बी की नॉलेज में बात कब आई, 11 जनवरी को, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की साइकिल कंप्लीट हो गई। कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर की डेट क्या है, 11 जन, 10 नहीं है, 11th है। क्यों? क्योंकि जिसको की गई थी उसकी नॉलेज में 11th को आई है। सही है, आपने 10th को लिखा था, लेकिन जब की गई थी जिसको, उसकी नॉलेज में 11th को आई है, तो 11th कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर की डेट है, ठीक है। एक्सेप्टेंस में आके मसला है, एक्सेप्टेंस को देखना पड़ता है दो एस्पेक्ट से, एक तो एक्सेप्टर अपने हिसाब से भी देखेगा, दूसरा जिसने ऑफर की ऑफर के हिसाब से भी देखेंगे, दोनों एतबार से हमने देखना पड़ता है डेट। तो अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है,
आगे पढ़ें क्या लिखा है। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस हैज टू एस्पेक्ट्स, एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कह रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी सबसे पहले प्रोपोजर के अगेंस्ट में, ठीक है। प्रोपोजर कौन? जिसने ऑफर की थी, ऑफरर। व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, ठीक है। कह रहे हैं कि जिसको ऑफर की गई थी, जिस वक्त वो ट्रांसमिशन में डाल देगा लेटर, मतलब कुरियर कंपनी को दे देगा, उस वक्त ऑफरर के हिसाब से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, 2 जैन को, सॉरी 12 जैन को एक्सेप्टर ने, ऑफरी ने लेटर ट्रांसमिशन में डाला। कब डाला? 12 जैन को। वो लेटर ऑफरर के पास कब पहुंचा? 14 जैन को। लेकिन प्रोपोजर ऑफरर के हिसाब से जो कम्युनिकेशन की डेट है ना, वो कब है? 10 जैन है, सॉरी 12 जैन है जो आपने डेट डाली थी, ठीक है, 12 जैन है। और वो पहुंचा कब था ऑफर के पास? 14 को। तो एक्सेप्टर के हिसाब से डेट क्या होगी? 14 होगी, ठीक है। इसको दोबारा सुने, देखें, एक्सेप्टर के हिसाब, प्रोपोजर के हिसाब से डेट क्या है? जब जो शख्स एक्सेप्ट कर रहा है वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में लेटर पोस्ट कर दे, उसकी अथॉरिटी से लेटर बाहर आ जाए, वो कुरियर कंपनी को दे दे। तो जिस वक्त वो कुरियर कंपनी को देगा, उस वक्त प्रोपोजर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। मतलब जिसने ऑफर की थी, ऑफर के अगेंस्ट में, एक्सेप्टर के अगेंस्ट में नहीं हो रही है, ऑफर के अगेंस्ट में क्रॉस कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब होगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रोपोजर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्टर को एक लेटर लिखा गया 8 जैन को, ऑफर का लेटर, वो मिला 10 जैन को मिस्टर बी को। मिस्टर बी को मिला कब? 10 जैन को, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हो गई? 10 जैन को। ये तो सिंपल था। बी ने एक्सेप्टेंस लेटर लिखा 11 जैन को, और वो मिला कब ऑफर को? मिस्टर ए को 12 जैन को, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस की डेट क्या है? मिस्टर ए के हिसाब से जो ऑफर थे उनके हिसाब से डेट आएगी 11 जैन, जिस दिन एक्सेप्टर ने लेटर पोस्ट किया था। लेकिन एक्सेप्टर के हिसाब से डेट कब आएगी? 12 जैन, जिस दिन लेटर ऑफरर को मिला था, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हमारी 10 जैन को कंप्लीट हो गई थी। 11 जैन को एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा मिस्टर बी ने। तो जिस टाइम मिस्टर बी ने लेटर लिखा और उन्होंने वो लेटर कुरियर सर्विस को दिया, वो थी 11 जैन, उनकी अथॉरिटी से लेटर निकल गया। वो डेट प्रोपोजर के लिए, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस की डेट है, कि उसके हिसाब से 11 जैन को एक्सेप्ट हो गया। लेकिन मिस्टर बी जो कि एक्सेप्टर थे, उनके हिसाब से वो 12 जैन को एक्सेप्ट होगा। कब? जब वो पहुंच चुका होगा लेटर ए के पास, उसकी नॉलेज में आ गया होगा। क्लियर है यहां तक? देखें इसके एग्जाम्पल में है, इलस्ट्रेशन देखें। A proposes by a letter to sell a house to B for 80,000. एक मिनट, एक क्वेश्चन आया है सर, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, अब मेल थ्रू ईमेल सेंड हो गया कुछ ही मिनट्स में, तो यहाँ डेज नहीं मिनट्स देखे जाएंगे। सर लाजमी सी बात है, देखें अब तो ये चीज़ की कॉम्प्लिकेशन आएगी ही नहीं। अब आप यहाँ से ईमेल करेंगे, वहाँ पे अगले को फोन करेंगे, वो ईमेल चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस एडवांस को छोड़ें अभी, आप एडवांस में मिनट्स वगैरह देख लीजिएगा आप, लेकिन अगर होंगे तो ठीक है। लेकिन एक्सेप्टेंस यहाँ मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। सही बोल रही हैं आप कि ठीक है, अगर आपने 5:10 पे पोस्ट किया था, अगले को 5:30 बजे मिला है, तो 5:30 बजे कंप्लीट होगी आपके हिसाब से, और उसके हिसाब से 5:10 पे होगी, ठीक है। तो वो मिनट्स देख लीजिएगा आप। लेकिन आज के दौर में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, ये पुरानी बात है। इसलिए देखें इलस्ट्रेशन में, A proposes by letter to sell a house to B for 80,000. The letter is posted on 6th instant
The letter reaches B on 8 instant. The communication offer is complete when B, the offeree, receives the letter. देखिए पहली बात तो इस केस में A जो है वो ऑफरर है, B जो है वो ऑफरी। तो A जो है वो हमेशा ऑफर देंगे, B एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। देखिए A ने एक लेटर लिखा B को, कब? 6 जनवरी को, 6 को लिखा कि 80,000 रुपए में मैं आपको अपना घर सेल करना चाह रहा हूं। वो बी तक पहुंचा कब? 8 को। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगी? जो कि हम पढ़कर आ रहे हैं कि जब जिसको ऑफर की गई है उसकी नॉलेज में आ जाए। उसकी नॉलेज में किस कब आई है? 8 तारीख को आई है। तो 8 तारीख को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस पे है। बी एक्सेप्ट्स ए प्रपोजल इन द अबव केस। पहली बात तो बी ने ए का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। बी ने ए का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और लेटर सेंड किया कब? 9 को। जो कि लेटर ए को कब मिला? 11 को। बी कौन थे? एक्सेप्टर। ए कौन है? ऑफर। अब देखें बी ने लेटर कब ऑफर का उनको 8 को मिला था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर 9 को पोस्ट करा है, जो कि ए को पहुंचा है 11 तारीख को। तो द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को हमने दो तरह से देखना है, एज अगेंस्ट प्रोपोजर, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। एज अगेंस्ट ए मतलब एज अगेंस्ट प्रोपोजर कब होगी? 9 को ही हो जाएगी, जब बी ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया था। लेकिन फॉर बी, फॉर एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगी? जब ऑफरर को लेटर मिलेगा, जो कि मिला है 11 तारीख को मिस्टर ए को। ठीक है, तो पहले वाला तो सीधा सीधा था कि आपने 6 को लिखा, 8 को मिला, आपकी ऑफर 8 को कंप्लीट हो गई। दूसरे में मसला क्या आया कि दो चीजें देखनी थी हमें, एक्सेप्टर के हिसाब से भी देखना था, ऑफरर के भी हिसाब से। तो ऑफरर के हिसाब से अगर आप देखें तो वो कब हो गया? 9 को ही। और एक्सेप्टर के हिसाब से कब हुआ? जब ऑफरर को लेटर मिला 11 को। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आपने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर भी देख लिया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी आपने देख लिया कि किस तरह से होता है। अब आ जाए रिवोकेशन पे, क्योंकि लाजमी बात है, अब मसला क्या है कि इसको रिवोक भी तो किया जा सकता है, ऑफर को या एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कर सकते हैं आप। ठीक है, वो क्या करेंगे? द कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन इज कंप्लीट as against the person who makes it when it is put into a course of transmission to the person whom it is made, so as to be out of the power of the person revoking when the revocation letter of revocation is posted. And B क्या है? As against the person to whom it is made when it comes to the knowledge, his knowledge. कहने के जो शख्स रिवोक करेगा, भले ऑफर हो या एक्सेप्टेंस, उसके लिए रिवोकेशन वही डेट होगी जिस दिन वो लेटर पोस्ट करेगा। और जिसके लिए ऑफर की गई थी, जिसको वो रिवोक कर रहा है, उसके लिए कब होगी? जब उसको लेटर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने ऑफर करी थी ना सेल करने की, 6 को लेटर लिखा था, 8 को बी को मिल रहा था। अगर वो अपनी ऑफर रिवोक करना चाहेंगे, वो 7th को लेटर लिख दें और बी को 10th को मिलेगा, तो 7th उनके लिए डेट हो गई ऑफर के लिए, और 10th जो है वो किसके लिए हो गई? एक्सेप्टर के लिए। तो यहां है प्रॉब्लम। ठीक है, देखें सिर्फ और सिर्फ आसान तरीका याद रखने का ये है कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है ना, उसमें सिर्फ क्रॉस डेट आएंगी कि एक अगले की डेट ले रहा होगा, बाकी सब अपनी ही डेट लेंगे। ठीक है, मैं कल इसकी एक कॉपी बना के भी आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे व्हाट्सएप के, तो आपको समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कब कंप्लीट होगी? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। कि जो शख्स ये कम्युनिकेशन रेवोकेशन कर रहा है, उसके लिए कब कंप्लीट होगी? कि जिस वक्त वो लेटर पोस्ट करेगा, और जिससे रिवोकेशन कर रहा है, जिससे ऑफर या एक्सेप्टेंस वापस ले रहा है, उसके लिए कब होगी? जब उस शख्स को लेटर मिल जाए। इलस्ट्रेशन में देखें, इन इलस्ट्रेशन ए गिवन अबव, ए रिवोक्स हिज ऑफर बाय लेटर ऑन 8 इंस्टेंट, द लेटर रीचेस ऑन बी। देखिए पहला आपने सबसे पहले तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की रिवोकेशन देखें। ठीक है, रिवोकेशन में आपने 6 को लेटर लिखा था और 8 को मिला था बी को, तो हमने कहा था 8 को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुई। अब वो उसको रिवोक कर रहा है। रिवोकेशन लेटर उसने कब लिखा? 8 को। बी को कब मिला? 10 को। तो रिवोकेशन ए के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हो गई? ऑफर के अगेंस्ट में 8 को ही हो गई। और बी के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हो गई? जब उसको लेटर मिला। तो आसान सी बात है,
रेवोकेशन का लेटर जिस वक्त जो शख्स लिखेगा उसके लिए वही डेट होगी, अगले को जब मिलेगा उसके लिए वो डेट होगी। ठीक है। इन इलस्ट्रेशन 2 में है गिवन अबव बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस, अब एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन है बाय लेटर ऑन 10th इंस्टेंट, द लेटर रीचेस ऑन एज ऑन 12 इंस्टेंट। तो बी के अगेंस्ट में रेवोकेशन कब हुई? 10th को, और ए के अगेंस्ट में कब हुई? 12 को। कि बी ने लेटर जो है वो 10th को लिखा, 10th को ही हो गई एक्सेप्टेंस रिवोक, और ए को कब मिला? 12 को मिला, तो 12 को हो गई एक्सेप्टेंस रिवोक। ठीक है। अब यहां पे अगर आप आते हैं तो बी के साथ एक्सेप्टेंस डेट क्या थी? बी के हिसाब से एक्सेप्टेंस डेट 9 थी, और ए के हिसाब से एक्सेप्टेंस डेट जो है सॉरी, ए के हिसाब से एक्सेप्टेंस डेट 9 थी और बी के हिसाब से एक्सेप्टेंस डेट 11 थी। ठीक है। और यहाँ पे रिवोकेशन की एक्सेप्टेंस क्या आ रही है? बी लेटर लिखने 10th को, और ए को लेटर कब मिल रहा है? वो 12 को। तो बी के हिसाब से रिवोकेशन डेट 10th हो गई और ए के हिसाब से 12 हो गई। ठीक है। देखें, रिवोकेशन की कम्युनिकेशन या ऑफर की कम्युनिकेशन हमेशा तभी होती है जब सामने वाले की नॉलेज में आ जाती है। ठीक है। लेकिन क्योंकि एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन में प्रॉब्लम ये होती है कि वो हमने दोनों एतबार से देखनी होती है, तो एक्सेप्टेंस में यही इशू आता है कि ऑफर की तो रिवोकेशन बहुत आसान थी ना, आपने बी को लेटर लिखा, बी को जब रिवोकेशन लेटर मिला तो आपकी रिवोक हो गई। ठीक है। एक्सेप्टेंस में क्या हुआ कि उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा 10th को, जो कि मिला 12 को, तो रेवोकेशन कंप्लीट बी के हिसाब से कब हो गई? जो कि एक्सेप्टर थे 10th को ही हो गई, और ए के हिसाब से कब कंप्लीट होगी? जो ऑफर थे 12 को। ठीक है। सिर्फ एक वाहिद डेट में क्रॉस मैच हो रहा है, वो है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की डेट। बाकी जो शख्स जिस तारीख को लेटर लिखता है उसके हिसाब से कम्युनिकेशन उसी तारीख की होगी। ठीक है। रिवोकेशन में हमेशा वही डेट आएगी जो जिस तारीख को लिखेगा, उसके लिए रिवोकेशन डेट वही होगी। सिर्फ एक्सेप्टेंस में मसला यह है कि जो एक्सेप्टेंस लेटर है उसमें ऑफर की डेट वो होती है जिस दिन एक्सेप्टर जो है वो लेटर पोस्ट करता है, और एक्सेप्टर की डेट वो होती है जिस दिन ऑफर को लेटर मिलता है। एक मिनट, क्वेश्चन आया हुआ। थर्ड दोबारा बता दें सर, क्रॉस डेट्स की आखिर रीजन क्या है? वी कैन ऑल्सो यूज डेट एज इन रिवोकेशन। सर रीजन है इसमें, रीजन ये है कि दूसरे को टाइमिंग मिल रही है। ठीक है। मैं कल आपको वर्ड पे बना के दिखाऊंगा, तो आप उसमें देखिएगा कि उसमें टाइमिंग मिल रही है। ठीक है। इस वजह से क्रॉस डेट रखी हुई है। देखिए मैं आपको अभी भी थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, देखिए एक्सेप्टेंस की ऑफर की रिवोकेशन सबसे पहले देखें कब कंप्लीट हो रही थी? 8 तारीख को। ठीक है। अब अगर बी जो है उसको हमने 9th को वो लेटर पोस्ट करता है और वो ए को मिलता है 11th को, अगर लॉ ऐसा नहीं रखता, क्रॉस डेट नहीं रखता, और वो कहता है नहीं 11th की डेट है दोनों के हिसाब से, तो मुझे एक बात बताएं, ए ने ऑफर कंप्लीट कर दी थी 8 को, अब लेटर अगर हम सिर्फ एक ही डेट रखते हैं कि लेटर रीचेज ए ऑन 11th, कि जिस दिन उसको लेटर मिलेगा उस दिन, तो मुझे एक बात बताएं, अगर वो लेटर नहीं मिलता, अगर वो लेटर जो है नहीं मिलता, या चलें छोड़ें इसको, आप मुझे एक बात बताएं, अगर हम 11th रखते तो 8 तारीख को ऑफर कंप्लीट थी, 9 को वो लेटर लिख रहा है बेचारा, जो कि 11th को मिल रहा है। अगर आप 11th रख रहे हैं दोनों के लिए एक ही डेट, तो भाई रिवोकेशन भी तो हो सकती है ऑफर आराम से। यहां से उसने 11th को एक्सेप्टेंस लेटर भेजा पोस्ट ऑफिस से पाकिस्तान, ठीक है, अगर वो 10 तारीख को ऑफर की रिवोकेशन लेटर भेज दे, वो तो उसी दिन रिसीव हो जाएगा ना भाई। अगर वो उसी दिन रिसीव हो गया तो वो तो रिवोक, उसकी एक्सेप्टेंस तो बेकार हो गई, हालांकि वो तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर चुका है। इसीलिए लॉ ने ब्लॉक करा दिया क्रॉस डेट रख के। लॉ ने कहा नहीं, ऑफर देने वाले के लिए क्रॉस डेट है जिस दिन उसने ट्रांसमिशन में डाल दिया, ताकि उसको मजीद टाइम ना मिले ऑफर की रिवोक करने का। क्योंकि अगर वो वहां से एक 11th की डेट रखते कि जिस दिन एक्सेप्टेंस अगले को पहुंचेगी उसी दिन दोनों के लिए वही डेट होगी, तो ऑफर के बाद देखें कितना लेवरेज आ जाता कि एक्सेप्टेंस लेटर निकलने के बावजूद भी उसके पास उस तक पहुंचने से पहले पहले वो एक्सेप्टेंस, वो ऑफर को रिवोक कर सकता था। ठीक है। उसको कितना लेवरेज मिल जाता है इस जगह। यही वजह है लॉ ने उसको ब्लॉक करा दिया उसी डेट पे जिस दिन वो ट्रांसमिशन में डालेगा एक्सेप्टर। ठीक है।
तो ये वजह है। क्लियर है सर? एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर, बिल्कुल सर। लेकिन हाँ बिल्कुल, जब तक वो उसकी नॉलेज में नहीं आ सकती आप उसको रिवोक कर सकते हैं। क्योंकि देखें, अगर वो क्रॉस डेट नहीं रखते तो अगला ऑफर रिवोक करने की उसकी कोई डेट ब्लॉक नहीं होती। अभी उसकी डेट ब्लॉक हो गई है कि जिस दिन एक्सेप्टेंस का लेटर आपने पोस्ट में डाला उसी दिन से उसकी डेट ब्लॉक हो गई, इसलिए लॉ ने उसके हिसाब से डेट वो रखी है जिस दिन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में लेटर आया। ठीक है, ये बड़ी टेक्निकल तरीके से डेट्स रखी गई। ठीक है, बाकी एक्सेप्टेंस आप कभी भी रिवोक कर सकते हैं जब तक कि वो अगले की नॉलेज में नहीं आ सकी, मतलब ऑफर की नॉलेज में। ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से डेट वो होगी एक्सेप्टेंस की जिस दिन उसकी नॉलेज में आएगी। ठीक है सर, आगे बढ़े। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन हो गया क्लियर। किसी को कोई मसला है तो पूछ लें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं कि अगर किसी कोई पूछना चाह रहा है तो वो पूछ लें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर थर्ड की समझ नहीं आई। थर्ड मतलब कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। देखिए, रेवोकेशन कब कंप्लीट होती है? कोई भी चीज, भले ऑफर हो या एक्सेप्टेंस हो, दोनों के लिए सेम रूल है। इसमें कोई अलग से रूल नहीं है, दोनों के लिए सेम रूल है। जो शख्स रिवोक कर रहा होगा, भले वो एक्सेप्टेंस हो या ऑफर हो, ठीक है, जो भी शख्स अपनी ऑफर को रिवोक कर रहा होगा या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा होगा, उसके लिए डेट वो होगी जिस दिन वो लेटर पोस्ट कर देगा। सॉरी, द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, देखें, the communication of a revocation is complete as against the proposer who makes it when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made। हाँ ठीक, ठीक है, तो उसके लिए डेट वो होगी जिस दिन वो पोस्ट करेगा, और अगले के लिए डेट क्या होगी? जिस दिन उसकी नॉलेज में आ जाएगी। दोबारा आ जाएं आप इलिस्ट्रेशन बी में देखें। बी रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बाय लेटर ऑन 10th, द लेटर रीचेज ऑन 8/12, द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी 10th और एज अगेंस्ट 8/12। ठीक है, तो रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कैसे होती है? जिस दिन आप अपनी ऑफर या एक्सेप्टेंस, जो भी इंसान, ए करेंगे तो ऑफर रिवोक करेंगे, बी करेंगे तो एक्सेप्टेंस रिवोक करेंगे। हमारे एग्जांपल के हिसाब से अगर जैसे कि बी ने अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करा 10 तारीख को करा, बी के लिए डेट 10 हो गई क्योंकि उन्होंने 10 तारीख को ही ट्रांसमिशन में डाल दिया लेटर। लेटर रिसीव हुआ ए को 12 को, ए के लिए डेट 12 हो गई रिवोकेशन की जिस दिन उसकी नॉलेज में आ गया। तो जो भी शख्स रिवोकेशन करेगा तो जिस दिन वो रिवोकेशन कर रहा होगा उसके लिए वही डेट होगी, और अगले के लिए डेट कौन सी होगी? जिस दिन उसकी नॉलेज में बात आई। क्लियर है? सर रीजन ऑफ क्रॉस डेट दोबारा एक्सप्लेन करना है, एक मिनट। देखिए, रीजन ऑफ क्रॉस डेट देखें ना आप, अगले ने आपको जो डेट लिखी है, दोबारा आता हूं मैं उसी पे। देखिए, क्रॉस की बड़ी मेन वजह है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। हमारी एग्जांपल में 6 तारीख को लेटर लिखा, 8 तारीख को पहुंचा। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर 8 तारीख को कंप्लीट हुई। एक्सेप्टेंस लेटर 9 को लिखा उसने, आपके पास 11 को पहुंचा। अगर क्रॉस डेट नहीं रखता लॉ, क्योंकि ए के हिसाब से 9 हो गई, बी के हिसाब से 11 हो गई, तो ए के पास देखें कितना टाइम था। आपको 8 को ऑफर कंप्लीट हो गई थी और आपने 9 को लेटर भी लिख लिया था, लेकिन आपके हिसाब से भी अगर ए के हिसाब से भी अगर लॉ 11 तारीख रखता है एक्सेप्टेंस की, ठीक है, तो ए तो 11 से पहले पहले अपनी ऑफर रिवोक कर सकते थे। फॉर एग्जांपल आपने 9 को एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा लेकिन वो 10 को रिवोक कर लेते, आपका लेटर तो इनवैलिड हो जाता, बेकार हो जाता। ठीक है, तो यही वजह है कि लॉ ने उनके हिसाब से डेट उसी वक्त ब्लॉक कर दी जब आपने एक्सेप्टेंस की रजामंदी शो कराई, क्योंकि डेफिनेशन भी यही कहती है। ठीक है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस थोड़ा टाइम ले रहा है, डेफिनेशन तो यही कहती है जब आप रजामंद हुए, ठीक है, तो आपने रजामंदी शो कराई। तो अगर लॉ उनके हिसाब से भी 11 डेट रख देता तो आप तो 10 को भी रिवोक कर सकते थे अपनी ऑफर। इसी वजह से लॉ ने आपके हिसाब से क्या डेट रखी है? 9 डेट रखी है। अगर आपके हिसाब से 11 होती आप 10 को रिवोक कर लेते, और बी जो 9 को एक्सेप्ट करके बैठे के इरादे से आपको लेटर लिख रहे हैं वो लेटर बेकार हो जाता। इसी वजह से लॉ ने आपको 9 भी ब्लॉक कर दिया कि आपकी डेट वो होगी जिस दिन वो अपना माइंड बना के लेटर पोस्ट कर देगा। ठीक है जी, एक्सप्लेन हो गया ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक्सेप्टेंस में जब ऑफर एक्सेप्ट करेगा तब की डेट आएगी?
एंड ऑफर के हिसाब से जब एक्सेप्टेंस होगी तब की डेट आएगी, नहीं, एक्सेप्टर के हिसाब से जिस दिन वो लेटर पोस्ट कर देगा, देखें जब लेटर पोस्ट करेगा एक्सेप्टर, तो जो पोस्टिंग डेट होगी ना वो होगी ऑफरर के हिसाब से, और जो जब ऑफरर को लेटर मिल जाएगा तो जो मिलने की डेट होगी ना वो होगी एक्सेप्टर के हिसाब से। सर अगर ए ने ऑफर रिजेक्ट की, अभी वो बी तक नहीं पहुंची, उससे पहले ए ने एक्सेप्ट कर ले या एक्सेप्टेंस हो गई, ये क्या सवाल हुआ? ए ने ऑफर रिजेक्ट की, अभी वो बी तक नहीं पहुंची, उससे पहले ए ने एक्सेप्ट कर ली या एक्सेप्टेंस हुई। सर इसीलिए तो डेट्स हैं, आपने जब रिवोकेशन करनी है ना तो आपने डेट से पहले करनी है, ठीक है। आप देखें रिवोकेशन की डेट कौन सी है, ऑफर की रिजेक्शन की डेट कौन सी थी, ठीक है, जब आपका लेटर पहुंचेगा वहां तक। और रिवोकेशन की डेट आपकी क्या आ रही है कि जिस दिन आप लेटर पोस्ट करेंगे, तो लाजमी सी बात है आपकी वाली डेट अगर पहले हो गई तो रिवोकेशन पहले हो जाएगी, ठीक है। और एक्सेप्टेंस देखिए ना, ए ने ऑफर रिजेक्ट की है, मतलब रिजेक्ट करने का तो कोई बात ही नहीं है ना, फिर तो रिवोकेशन हो ही नहीं सकती, फिर तो वो सिर्फ तभी एक्सेप्ट होगी जब वो रिन्यू हो सकती है। अगर आप रिजेक्ट कर दें तो वो तो तभी होगी जब वो रिन्यू हो सकती है। लेकिन कम्युनिकेशन देखें ना आप, रिजेक्शन की कम्युनिकेशन पूरी कब होगी, रिवोक कर रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों लेटर आप एक साथ लिख रहे हैं, जो लेटर उसको पहले पहुंचेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस रिजेक्शन जो उसको पहले पहुंचेगा, आप पहली बात लेटर पहुंचने की डेट ए के लिए तो है ही नहीं, बी के लिए। आपकी एग्जांपल में मैं दोबारा आता हूं, आप कह रहे हैं कि ए ने ऑफर पहले रिजेक्ट करी, वो बी तक अभी नहीं पहुंची, और फिर आपने उसकी एक्सेप्टेंस कर ली, ठीक है। सर ऑफरर के लिए डेट वो है जिस दिन आप लेटर पोस्ट करेंगे, जिस दिन आपने रिजेक्शन की लेटर पोस्ट किया है ना उसके लिए वो डेट है। तो पहुंचना तो आपके लिए है, उसके लिए तो उसी दिन रिजेक्ट हो गई जिस दिन आपने लेटर पोस्ट किया, तो जो पहुंचने वाली डेट है वो आपके लिए, वो फिर फजूल हो गई। उसके लिए डेट वो थी जिस दिन आपने पोस्ट कर दिया था, ठीक है, तो वो तो हर हालत में आपके बाद वाली एक्सेप्टेंस से पहले ही हो गया, ठीक है जी। और कोई सवाल? अच्छा इसमें एक चीज हम आगे पढ़ते हैं, देखिए टाइम ड्यूरिंग विच एन ऑफर और एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, ये आप लोग थोड़ा देखिएगा, ये जो मैंने पढ़ाया है सब कुछ ये यही है टाइम्स, उसी को उन्होंने थोड़ा क्लैरिफाई किया हुआ है मजीद, इसको थोड़ा देख के आइएगा कल, अगर समझ में नहीं आया तो मैं ये डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मैं बता चुका हूँ कि इसके लिए क्या डेट्स होंगी। फिर आप इसके बाद आए इफेक्ट ऑफ डिले और लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये लाजमी पढ़िएगा कल, क्योंकि ये कल मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको, ठीक है, ये आप लाजमी पढ़ लीजिएगा घर से। घर से मैं पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत इसलिए देता हूँ ताकि आप इस बहाने किताब खोल लें, क्योंकि अगर आप नहीं भी पढ़ते तो मैं पढ़ा देता हूँ, लेकिन वो देता इसलिए हूँ कि आप इस बहाने किताब खोलें। कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि फेस टू फेस को कंसीडर किया जाता है, तो इसको नहीं देखिएगा, ये बिल्कुल सेम वही तमाम क्लॉजेस पे लगेंगे जो कि फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट पे लगते हैं, सेम होता है, उसी को हम कंसीडर करते हैं उसमें ना, ठीक है। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह ताला हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंसीडरेशन। तो मैंने आपको स्लाइड्स एक दिन पहले इसीलिए शेयर कराई थी कि आप उसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अच्छा कोई क्वेश्चन है, अगर एक्सेप्ट करने के बाद में भी रिवोकेशन कर दी तो सर रिवोकेशन हो जाएगी? नहीं भाई, एक्सेप्टेंस होगी, अब रिवोकेशन नहीं होगी, अब तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा उसके बाद, अब तो एक्सेप्टेंस हो गई ना, ऑलरेडी आपने एक्सेप्टेंस कर ली, ठीक है। आपके हिसाब से डेट कौन सी होगी? देखिए आपने लेटर पोस्ट करा, एक्सेप्टेंस की आपके हिसाब से डेट कब होती है? जब उस तक पहुंचती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 को पोस्ट करा, उस तक 12 को पहुंचेगी, वो आपके हिसाब से डेट कौन सी है? 12 तारीख है एक्सेप्टेंस की। लेकिन अगर आप 11 को दूसरा एक लेटर लिख रहे हैं रिवोकेशन का, तो रिवोकेशन की डेट आपके हिसाब से 11 ही है, और वो भले उसको 12 को पहुंचे, उसके हिसाब से 12 है, आपके हिसाब से 11 है, तो एक्सेप्टेंस होने से पहले पहले आपकी रिवोकेशन हो जाएगी। रिवोकेशन तो हमेशा उसके पहुंचने से पहले होगी। सर मुझे व्हाट्सएप पे ऐड कर दें, सर इसके लिए आप मैसेज कर दिएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, मैंने अपना मोबाइल नंबर शेयर कराया था। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, मतलब जिस तरह की ऑफर की गई थी उसको उसी हालत में एक्सेप्ट कर लो, उसमें जरा से भी डेविएशन करेंगे स्लाइटली तो वो अनकंडीशन
क्वालिफाइड हो जाएगी, आपने अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है। तो जैसी ऑफर की गई है वैसे ही उसे एक्सेप्ट कर लो। जरा सा भी चेंज करेंगे, स्लाइटली सा डेविएशन करेंगे, वो एक्सेप्टेंस एक इनवैलिड एक्सेप्टेंस हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ डिले और लॉस ऑफ लेटर ऑफ एक्सपेंस बता दें शॉर्ट। नहीं, ये मैं अभी नहीं बता रहा आपको, ये आपको पढ़ने के लिए दिया है घर से सर, ये आप इसको घर से पढ़ेंगे। सर नंबर आप किसी भी स्टूडेंट से ले लीजिएगा, सबको मैंने शो करा दिया था। सर सिंपल वर्ड्स में वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की रिकवरी का बता दें सेपरेटली। सर रिकवर तो रिकवरी होगी, रिस्टोरेशन और बेनिफिट्स होगी, जो भी कोर्ट डिसाइड कर ले, जो भी प्रोसीजर, ये तो जज की थिंकिंग पे है कि वो किस तरह से रिकवर कराता है, वो आपको इंस्टॉलमेंट में कराता है, वो आपको यकमुश्त कराता है, ये उसके ऊपर है। ठीक है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि रिकवरी हो जाएगी। सर टोटल कितने चैप्टर हैं, फजूल सा सवाल है, इसको आप खुद भी देख सकते हैं कंटेंट्स में जाके। ठीक है, सिलेबस में जाके भी देख सकते हैं, वहां भी लिखे हुए हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को, एंड करते हैं। एक क्वेश्चन और है सर, वाइड कॉन्ट्रैक्ट की लॉग देखें। पहली बात तो ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मैं इसीलिए क्वेश्चंस को हाथ के हाथ आंसर कर रहा होता हूँ कि आपको उसी वक्त जवाब मिलता रहे, क्योंकि अब मैं वापस पहले चैप्टर में नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये पहले चैप्टर का है, आप पहला चैप्टर पढ़ लें, आप उसका रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ये उस वक्त दिया गया था। ठीक है, तो यही वजह होती है कि आप हाथ, अब आप तीसरे चैप्टर पे आ गए हैं, आप पहला चैप्टर पूछेंगे तो मैं उस पर वापस नहीं जाऊंगा। यही वजह है कि मैं हाथ के हाथ आंसर देता हुआ चल रहा होता हूँ। सर एक्सेप्टेंस के बाद रेवोकेशन करना चाहें तो हो सकती है क्या? सर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन अगर कंप्लीट हो गई तो फिर रेवोकेशन नहीं हो सकती। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज, यहीं तक रखते हैं इसको। सर अगर बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, बाद में ए ने अपनी ऑफर रिजेक्ट कर दी, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, टाइम खत्म हो गया, कर ही नहीं सकता, अब तो एक्सेप्ट हो गई। एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन कम्युनिकेशन से पहले पहले एक्सेप्ट करनी होती है। ठीक है सर, और कोई सवाल? चलें जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है।